Welcome viewers, welcome to my channel Biology Made Easy 9 to 12। CBSE ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स टर्म 2 के लिए जारी कर दिया है जो मोस्ट प्रोबेबली मार्च या अप्रैल में होने वाला है। क्लास 10 के सैम्पल पेपर के साथ मैं यहाँ हाजिर हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और जो भी क्वेरीज हों उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो बायोलॉजी पोर्शन जो है साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर का वो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं ज़रा बता दूँ कि टर्म 2 का पैटर्न क्या होने वाला है। टर्म 2 40 मार्क्स का होने जा रहा है एंड इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव लाइक टर्म 1, इट इज़ सब्जेक्टिव। 40 मार्क्स के क्वेश्चन से 2 आवर्स के ड्यूरेशन है और साइंस में 3 सेक्शंस दिया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में ऑल टुगेदर 7 क्वेश्चंस हैं, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, यानी 7 × 2 14 मार्क्स के क्वेश्चंस। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो 6 × 3 दैट इज 18। एंड सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस हैं और वो दोनों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हाय, मैं हूँ कौशल्या बोस और आप लोगों को मैं बायोलॉजी पोर्शन सॉल्व करूंगी विथ एक्सप्लेनेशन। तो इस सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बायोलॉजी से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ती हूँ। नंबर 3 में 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए, ट्रेस द पाथ अ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस। एंड पार्ट बी इज स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जाइगोट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमेट, तो लेट्स सी व्हाट इज द पाथ इन केस sperm enters the female genital tract. Here is the diagram of female reproductive system. This is called vagina, where penis releases the sperms. This narrow passage is cervix. This broad region is uterus. And this tube is fallopian tube, which is the site of fertilization. It is the fallopian tube. Now sperms are released here in the vagina. All the sperms are being released in the vagina. These sperms need to pass through cervix to uterus and then to the fallopian tube. Egg is present in either of the fallopian tube, this or that. दोनों fallopian tube में से किसी एक में egg होगा, तो sperm को यहाँ तक reach करना है। तो what is the pathway? From vagina to cervix to uterus to fallopian tube. This is the answer. Okay. Part B of the question, that is what is the set of chromosomes in zygote. So what is the set of chromosome in zygote? Zygote is 2n. Zygote बनता कैसे है? जब ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज करता है तो बनता है 2n जाइगोट। तो जाइगोट में सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 2n, यानी 2 सेट्स का जो पर्टिकुलर टर्म है दैट इज डाइप्लॉयड और व्हाट वी कॉल डिप्लॉयड। सो दिस इज द आंसर, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Rajesh observed a patch of greenish black powdery mass on a stale piece of bread. Now there are 2 parts of the question, A and B. A, name the organism responsible for this and its specific mode of asexual reproduction. And B, name its vegetative and reproductive parts. Well, the organism responsible is a fungus. The name of the fungus is bread mold. Bread
mold. Scientific name is Rhizopus. It is Rhizopus. And the mode of asexual reproduction is sporulation. Sporulation, that is sperm formation, spore formation. Fungi reproduce by forming spores. Spores are the thick-walled structures which get released in the atmosphere, and whenever it sets on a wet or organic medium, जहाँ पर मॉइस्चर हो, फूड अवेलेबल हो, ऐसी जगह पे जब स्पोर्स गिरता है तो वो जर्मिनेट करता है. सो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस इज स्पोरुलेशन. पार्ट बी में पूछा जा रहा है कि इसके रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव पार्ट को क्या कहते हैं. तो पार्ट बी का जो आंसर है, किसी भी फंगस का जो बॉडी है वो स्लेंडर thread-like structures which runs parallel to the substratum. These are known as mycelium. Mycelium. Each slender structure is known as hyphae. It is called hyphae. So mycelium is the vegetative part, name of vegetative part, and the reproductive part is the upward, that is vertical growth of hyphae, which becomes rounded at the tip and get differentiated as sporangia. Sporangia bears the thick-walled spores. This structure is called sporangiophore. Sporangiophores. And this club-like structure is called sporangia. So sporangia is the answer of B, that is reproductive part, and mycelium is the vegetative part. Okay? Well, question number 5. Mustard was growing in two fields, A and B. While field A produced brown colored seeds, field B produced yellow colored seeds. It was observed that in field A, the offspring showed only the parental trait for consecutive generations, whereas in field B, majority of the offspring showed a variation in the progeny. What are the probable reasons for this? इस क्वेश्चन में एक और भी दिया हुआ है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं. तो there are two fields, field A and field B of mustard. फील्ड ए के जो मस्टर्ड है उसमें सिर्फ ब्राउन सीड्स आ रहे हैं, इसमें ब्राउन सीड्स आ रहे हैं, और फील्ड बी में येलो सीड्स आ रहे हैं. ओके, ब्राउन सीड्स में वाले फील्ड में जो भी कंसेक्यूटिव जनरेशन्स है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स, हर बार पेरेंटल ट्रेट यानी ब्राउन सीड्स ही प्रोड्यूस हो रहा है. जबकि फील्ड बी में कंसेक्यूटिव जनरेशन्स में देखा जा रहा है कि वेरिएशंस हैं, इसमें पेरेंटल ट्रेट यानी सिर्फ येलो ही नहीं बल्कि कुछ और वेरिएशंस भी आ रहे हैं. तो प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं? तो प्रोबेबल रीजंस एक तो ये है कि फील्ड ए जो है ये होमोजाइगस प्लांट्स हैं, इसमें होमोजाइगस प्लांट्स हैं. और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है. देयर इज़ नो मिक्सिंग, इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन. ऑन द अदर हैंड फील्ड बी जो है इसमें जो प्लांट्स हैं वो हेटेरोजाइगस हैं, कलर के मामले में हेटेरोजाइगस हैं, और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है. जितना क्रॉस पॉलिनेशन होगा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं मोर एंड मोर वेरिएशंस के. सो दिस इज़ द आंसर. इस क्वेश्चन में और है, यानी आपको चॉइस मिल रहा है. चलिए देखते हैं और क्वेश्चन. इन एन asexually reproducing species, if a trait X exists in 5% of a population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier? Give reason. तो asexually reproducing organism है जिसमें एक ट्रेट X है जो 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, जबकि ट्रेट Y 70% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है.
तो दोनों में से पहले कौन सा ट्रेट आया होगा। आप जानते हो कि जितने भी कंसेक्यूटिव जनरेशन्स होते हैं, जितना रिप्रोडक्शन होता है, वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। तो अगर कोई ट्रेट जनरेट हुआ है तो जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होगा उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वो ट्रेट उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जो ट्रेट पहले आया होगा वो उसका पॉपुलेशन ज़्यादा दिखेगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि ट्रेट वाई मस्ट हैव अराइजन अर्लियर कंपेयर टू ट्रेट एक्स। ओके, दैट्स द आंसर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7. DDT was spread in a lake to regulate breeding of mosquitoes. How would it affect the trophic levels in the following food chain associated with a lake? Justify your answer. यहाँ पर एक फूड चेन बनाया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्वाटिक एनवायरनमेंट, एक्वाटिक एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है प्लैंक्टन्स। यू नो प्लैंक्टन्स आर द phytoplanktons. They are the unicellular plants or the producers in aquatic medium. They are eaten by small fishes. Small fishes are eaten by large fishes, and large fishes are ultimately being eaten by hawk. So this is the food chain. इस एक्वाटिक एनवायरनमेंट में छिड़काव किया गया है DDT का, ताकि मॉस्किटोज के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल अगर नेचर में रिलीज होता है तो वो कभी डिग्रेड नहीं करता है, एंड अलोंग विद द फूड चेन इट प्रोग्रेसिवली एंटर्स डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। अब पानी में जो DDT है वो प्लैंक्टन्स में अब्जॉर्ब हो रहा है। प्लैंक्टन्स को खाते हैं स्मॉल फिश, तो इसके बॉडी में जा रहा है। स्मॉल फिश को खाते हैं लार्ज फिश, तो इसके बॉडी में जा रहा है, और अल्टीमेटली हॉक में। ये देखा गया है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल्स जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं फूड चेन में, वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इस फिनोमेनन को कहा जाता है बायोलॉजिकल या बायोमैग्निफिकेशन। सो दिस इज द फिनोमेनन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। सो योर आंसर इज दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT विल बी फाउंड मैक्सिमम इन हॉक compared to planktons where it is minimum. Naturally, the harmful effects of this chemical will be maximum in hawk compared to the planktons where it is minimum. This is the answer. Well, there is an internal choice in question number 7. Or in the following food chain, vertical arrows indicate the energy lost to the environment, and horizontal arrows indicate energy transferred to the next trophic level. Which one of these vertical arrows, that is A, C and E, and which one of the two horizontal arrows, that is B and D, will represent more energy transfer? Give reason for your answer. ये food chain बनाया हुआ है grass, deer, lion, and here is the energy lost. And here is the energy transfer through the trophic levels. So it is A, it is B, it is C, it is D, it is E. So A, C and E are the vertical arrows and B and C are the horizontal arrows. पूछा जा रहा है कि वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। तो आप जानते हो कि एनर्जी ट्रांसफ़र जब फूड चेन की तरफ से होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में होता है, तो ये फॉलो करता है 10% लॉ, दैट इज़ 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। जहाँ हम देखते हैं कि जो सबसे निचला ट्रॉफिक लेवल होता है वहाँ मैक्सिमम एनर्जी होती है, उसका 90% तो लॉस्ट हो जाता है, ओनली 10% रीचेज टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। डियर को ग्रास का सिर्फ 10% मिलने वाला है, 90% तो लॉस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग डियर इज़ कंपैरेटिवली लेस। डियर उसमें से 90% लॉस करता है और उसका 10% जो है लायन को मिलता है।
सो लायन तक तो एनर्जी और भी कम आता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट जो है वो 90% हो जाएगा लायन में भी। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ है, ए में एंड बी में। वर्टिकल के मामले में ए एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में बी। सो दिस इज योर आंसर, ए एंड बी वेयर मैक्सिमम एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Two pea plants, one with round yellow seeds and another with wrinkled green seeds, produced F1 progeny that have round yellow seeds. When F1 plants are self-pollinated, which new combination of characters is expected in F2 progeny? How many seeds with these new combination of characters will be produced when a total 160 seeds are produced in F2 generation? Explain with reason. So two pea plants, round yellow, crossed with wrinkled green, F1 produced round yellow, only round yellow. On selfing, F2 generation is produced in the ratio 9:3:3:1. इसको करके देखेंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। आप देखोगे कि आउट ऑफ 16 9 3 3 एंड 1 आउट ऑफ 16 कैरेक्टर्स क्या आ रहा है, ये इस पेरेंट की तरह यानी राउंड येलो, और ये जो है इस पेरेंट की तरह यानी रिंकल्ड ग्रीन, एंड दीज आर रिकॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट में राउंड येलो है, अब राउंड के साथ ग्रीन, और रिंकल्ड ग्रीन की जगह रिंकल के साथ येलो। ओके, रिंकल्ड के साथ येलो, ये कॉम्बिनेशन आता है। तो राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो हमारे पेरेंटल टाइप में था नहीं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज न्यू कॉम्बिनेशन। सो द आंसर इज राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो विल बी द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन F2 प्रोजेनी। अब पूछा जा रहा है कि अगर टोटल सीड्स 16 के बजाय 160 आया है F2 में, तो बताओ कि ये जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन वाले सीड्स कितने होंगे। तो मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 9 आउट ऑफ 16 इंटू 160, 3 आउट ऑफ 16 इंटू 160, 3 out of 16 into 160 and 1 out of 16 into 160. Okay, so this is the result. ये आएगा 90, this is 30, this is 30 and this is 10. तो न्यू कॉम्बिनेशन वाले प्लांट्स होंगे 30 + 30 यानी टोटल 60। ओके, तो न्यू कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीज़न। यहाँ पर क्वेश्चन में रीज़न भी पूछ रहा है। हियर द रीज़न इज मेंडल्स थर्ड लॉ जो एक्सप्लेन करता है कि कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। राउंड एंड येलो कैरेक्टर बेशक पेरेंट में एक साथ हमने लिया था, लाइकवाइज रिंकल्ड और ग्रीन कैरेक्टर बेशक हमने एक साथ लिया था, बट राउंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन येलो, likewise wrinkled is not dependent on green, so they are able to produce new combination round with green, wrinkled with yellow. So this is because of the independent behavior of the genes responsible for occurrence of characters, independent behavior and independent assortment. This is the answer. Okay, well, now is the question number 13 from biology. Gas A
found in the upper layers of the atmosphere is a deadly poisonous but is essential for all living beings. The amount of this gas started depleting sharply in the 1980s. दो क्वेश्चंस हैं यहाँ. Identify gas A. How is it formed at higher levels of the atmosphere? And part B is, why is it essential for all living beings? State the cause for the depletion of this gas. Well, पार्ट ए में पूछता है कि गैस ए जो है वो कौन सा गैस है. तो आप जानते हो ये कौन सा गैस है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर. दैट इज ओजोन गैस विच मेक्स ओजोन लेयर. फॉर्मूला इज O3. पूछ रहा है कि ये हायर लेवल में बनता कैसे है. तो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को स्प्लिट करते हैं इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन. एटॉमिक ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और बनता है O3 अंडर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. दिस इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज द वे ओजोन लेयर इज मेंटेन्ड. पार्ट बी क्वेश्चन इज कि ये एसेंशियल कैसे है लिविंग बींग्स के लिए. तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज वेरी डेंजरस. इट इज़ वेरी डेंजरस एज इट डैमेजेस DNA. ये DNA को डैमेज करता है. तो लिविंग बीइंग के लिए ये हमेशा खतरे का कारण है. सो डेंजरस होता है, इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोका जा सके. और यही इम्पॉर्टेंस है ओजोन लेयर का कि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एंड प्रोटेक्ट अस. So it absorbs ultraviolet radiation and protect us from the bad effect of that. State the cause for the depletion of the gas. क्यों depletion हो रहा है? This is because of the pollution. Air pollution में कुछ ऐसे harmful chemicals हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो एयर जेट्स में यूज़ होता है. एयर जेट्स में जो फ्यूल होते हैं उसमें CFCs होते हैं. उसी तरह से रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस होता है. फ्रियोन गैस जो फ्रीजिंग इफेक्ट के लिए यूज़ होता है. दिस गैस इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम इफेक्ट. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो रिलीज़ होता है एयर में, दिस इज़ ऑल्सो डेंजरस क्योंकि ये एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन फॉर्मेशन का जो रेट है उसको कम करता है. तो CFCs, फ्रियोन गैस एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, they are the cause of depletion of ozone layer in the upper atmosphere. Is that clear? Next question is question number 14. Let me read the question. Sahil performed an experiment to study the inheritance pattern of genes. He crossed tall pea plants with short pea plants and obtained all tall plants in F1 generation. Now there are three questions A, B, C, and there is choice in question number C. A is, what will be the set of genes present in F1 generation? सॉल्व करते हैं. एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराया गया. F1 में दिस इज द रिजल्ट, ऑल टॉल. So what is the set of gene? Dominant gene T and recessive gene small t, that is diploid. This is the set of gene present in the product of F1 generation. Question B is, give reason why only tall plants are observed in F1 progeny. क्यों सिर्फ tall plant ही observe हुआ? Well, the reason is the gene for tall is dominant over small t, that is recessive. तो जब तक कैपिटल T यानी जीन फॉर डोमिनेंट है तब तक रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ बी. कमिंग टू सी, when F1 plants were self-pollinated, a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium height or short plants? Give the genotype of F2 generation.
तो F1 जनरेशन को जब हम लोग सेल्फ क्रॉस करते हैं तो किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, लेट्स सी. दिस इज F1 प्रोडक्ट, these are the gametes, these are the gametes. When they undergo fertilization, this is the result. So capital T being dominant, ये तो tall होगा ही, ये भी tall होगा, capital T है, ये भी tall होगा, तो these three are tall and this one is short. So the ratio obtained is 3:1. पूछ रहा है कि अगर 800 प्लांट्स प्रोड्यूस होता इन स्पाइट ऑफ 3 + 1 4, तो कितने प्लांट टॉल, मीडियम या शॉर्ट होते हैं. तो मैं बता दूं कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स में या जहां कंप्लीट डोमिनेंस का केस है वहां पर मीडियम हाइट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. आइदर टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, देयर इज नो इन बिटवीन, because capital T, gene capital T is fully dominating over the recessive character that is small t. तो ये tall और short ही होगा. अब मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 800 टोटल सीड्स हैं तो कितने होंगे tall और कितने होंगे short. सिंपल, 3 out of 4 tall है, 800 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 out of 4 short है, उसको 800 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज द कैलकुलेशन हियर, सॉरी 600 एंड हियर 200. 600 प्लांट्स विल बी टॉल एंड 200 प्लांट्स विल बी शॉर्ट. देयर इज इंटरनल चॉइस. लेट मी रीड द क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन नंबर सी का और है, ABC तीनों का नहीं, केवल सी का. और है, when F1 plants were cross-pollinated with plants having small t genes, a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium height or short plants? Give the genotype of F2 generation. तो F2 generation का genotype यहाँ पे तो ये है capital T, capital T, capital T, small t and small t, यानी in the ratio 1:2:1. ये F2 का जेनोटिपिक रेशियो है इस केस में 1:2:1. जब हम F1 को सेल्फ क्रॉस कराते हैं 1:2:1. और वाले क्वेश्चन में ज़रा अलग होगा, वो मैं आपको बताती हूँ. और में कहा गया है कि जो F1 के प्रोडक्ट्स हैं उसको स्मॉल t के साथ क्रॉस कराया जा रहा है. दिस इज़ द F1 प्रोडक्ट और इसका क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल t वाले प्लांट से. तो यहाँ दो तरह के गैमेट्स बनते हैं और यहाँ एक ही तरह का गैमेट बन रहा है. When this fuse with this, the result is tall plant, and when this fuses with this, the result is short plant in the ratio 1:1. तो टोटल अगर 800 प्लांट्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे, दैट इज 400 एंड 400, दैट इज 50-50%. ये और का आंसर है. एंड द जेनोटाइप ऑफ दिस F2 जनरेशन विल बी 1:1 tall, which is heterozygous, capital T and small t, and short, that is pure small t and small t. रिसेसिव में कभी भी हेटेरोजाइगस नहीं होता है, ये हमेशा प्योर होता है. जो डोमिनेंट होता है उसी में हम देखते हैं कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है. तो यहाँ पर आपका आंसर है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल T स्मॉल t एंड होमोजाइगस रिसेसिव दैट इज स्मॉल t एंड स्मॉल t. So that's all about the biology portion of science question sample paper of standard 10. आगे मैं प्रैक्टिस के लिए खास करके जेनेटिक्स चैप्टर से कुछ और भी सैम्पल्स आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी. सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कमेंट करना अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, और लाइक और शेयर तो ज़रूर करना. टिल देन, बाय बाय.